दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो के अंदर। दैट इज के कौन सी सर, जहां पे सीए इंटरमीडिएट के पेपर नंबर 2 में जो कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस की जो बुकलेट इशू हुई है केस सिनेरियोज की, ये हमारे बुकलेट सीरीज का सेकंड वाला वीडियो और ये फाइनल वीडियो रहने वाला है। राइट, इसी के अंदर हम लोग पूरा पूरा कंप्लीट ऑफ कर देने वाले हमारी बची हुई केस स्टडीज का। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अल्टीमेट सीए के ऊपर अगर आप हमसे पढ़ना चाहते हैं स्ट्रक्चर्ड तरीके से, तो आप डेफिनेटली हमारे पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। दैट इज रेगुलर बैच और फास्ट ट्रैक बैच को ज्वाइन कर सकते हैं ultimateca.com के ऊपर विजिट करके। इसके अलावा अगर आप हमसे फ्री में पढ़ना चाहते हैं तो igsir.in के ऊपर जाइए, वहां पे फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल है जिसके अंदर रिवीजन लेक्चर्स है, मैराथन लेक्चर्स है, क्वेश्चन एंड आंसर्स है, राइटिंग प्रैक्टिस है, टेस्ट है, ये सब कुछ चीजें आपको मिल जाएंगी इस साइट के ऊपर। आपको जाना है igsir.in और उसमें फ्री रिसोर्सेज वाले टैब पे क्लिक कर देना और आपको यहाँ पे सब कुछ चीजें वहां पे मिल जाएंगी। क्या? यस सर, मिल जाएंगी। जरूर से उसे चेक करना। इसके अलावा आप सभी लोगों से दरख्वास्त है, अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं और ये वीडियो आपके लिए वाकई यूजफुल है तो जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा इस सेशन को। इसका जो पार्ट 1 है ये अल्टीमेट सीए के यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है और इसका जो पार्ट 2 है ये मेरे पर्सनल चैनल सीए इंद्रेश गांधी के ऊपर अवेलेबल है। तो जरूर से दोनों वीडियो को कवर कर लेना। मैं पार्ट 1 की जो लिंक है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर डाल दूंगा, है ना, ताकि आप उसको देख सकते हैं। इसके अलावा ये जो पीडीएफ है ये आपको आईसीआई के पोर्टल पर मिल जाएंगी, पर मान लो आपको आईसीआई का पोर्टल नहीं पता नहीं है कहां पे ये लिंक आपको मिलेंगे, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर मैंने पीडीएफ की लिंक देके रखा हूं, क्लिक कर लेना और वहां से पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना। राइट, चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग एक एक केस स्टडीज से। जितनी भी हमारी बची हुई केस स्टडीज है सारे के सारे केस स्टडीज को अब हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। ओके, केस सिनेरियो नंबर 20 देखेंगे क्या कह रहा है यहाँ पे। इन द बस सिटी ऑफ नागपुर देयर इज अ कंपनी नेम जो भी है यहाँ पे टी इंडस्ट्रीज लिमिटेड। As at the AGM of the company approached, the board of directors of the T Limited gathered to discuss the appointment and removal of auditors in accordance with the Companies Act। अब आप लोग जानते हो कि AGM के अंदर चार बातें डिस्कस होती है, जिसके अंदर वन ऑफ दी बात होती है अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ ऑडिटर्स को लेके। अब देखो क्या, Mr. Jack, the chairman of the board, opened the meeting by addressing the importance of adhering the provisions outlined in section 139, 140 and 141 of the Companies Act 2013। He emphasized the significance of appointing auditors who would uphold the integrity and transparency of companies' financial reporting। तो उसका कहना है कि इंडिपेंडेंट ऑडिटर को अपॉइंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप ऑडिट पढ़ते हो तो इंडिपेंडेंट का क्या मतलब होता है ये आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, ऐसा मैं अज्यूम यहाँ पे कर रहा हूं अभी। ठीक है, अब एज द डिस्कशन एंगेज्ड मिसेस सारा, अ डिलीजेंट बोर्ड मेंबर, रेज्ड अ क्वेश्चन रिगार्डिंग द टेन्योर ऑफ ऑडिटर्स। She asked whether there is any restriction on the duration of the auditor could be appointed। The board referred to the section 139(2) of Companies Act 2013 and informed about the maximum period for which auditor can be appointed। Dr. Patel, a seasoned member of the board, then inquired about the procedure of adopting first auditor of the company। Mr. Jack explained that according to section 139 and 139(6) of the Companies Act, first auditor would be appointed by the board of directors within 30 days from date of registration of company। However, अगर board fail हो जाते हैं auditors to appoint the auditors within this time frame, तो members would be required to appoint an auditor within 90 days in an EGM। Amidst the discussion, Mr. CS, the company secretary, emphasized the importance of obtaining auditors' written consent and certificate before their appointment। बिल्कुल सही बात है। Finally, Mr. Jack concluded the meeting by reiterating the company's commitment to reiterating the company's commitment to the corporate governance and reiterating का मतलब होता है वापस से emphasis डालना, the company's commitment to corporate governance and regulatory compliances। He also emphasized the role of the audit committee as outlined in the Companies Act 2013। ठीक है, अब आपको ये फॉलोइंग एमसीक्यूज को चेक करना है और एमसीक्यूज के आंसर को यहाँ पे देते हुए चलना है। State which one is the correct statement as regards to maximum tenure for the individual auditor and the audit firm that can be appointed in the Companies Act। तो इंडिविजुअल है तो एक टर्म और ऑडिट फर्म है तो दो टर्म।
एक टर्म होता है 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स का, ठीक है ना। मेरे हिसाब से तो इसका आंसर मुझे सी नजर आ रहा है यहाँ पे, जहां पे इंडिविजुअल 1 टर्म ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स दिख रहा है एंड ऑडिट फर्म यहाँ पे 2 कंसेक्यूटिव यहाँ पे दिख रहा है। अब स्टेट द करेक्टनेस ऑफ द प्रोसीजर्स एक्सप्लेन बाय द फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर बाय मिस्टर जैक, ठीक है। देखो इनकरेक्ट है, करेक्ट है सर, देखो आंसर तो इसका पक्का है कि करेक्ट है, बाकी तीनों तो इनकरेक्ट देके रखे हैं, तो इसका आंसर करेक्ट है सर कि फर्स्ट ऑडिटर 30 दिन के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और अगर वो फेल होते हैं तो 90 दिनों के अंदर कौन अपॉइंट करेंगे बेटा, बाकी लोग यहाँ पे अपॉइंट करने वाले हैं क्या, यस सर बाकी लोग यहाँ पे अपॉइंट करने वाले हैं, ठीक है। अगला तीसरा देखो, ड्यूरिंग द मीटिंग मिसेस सारा आस्क्ड वेदर द रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर कैन बी अपॉइंटेड एज अ ऑडिटर, व्हाट डज द कंपनीज एक्ट 2013 सेज, रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर कैन बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर, क्या आप अपॉइंट कर सकते हो क्या, बताइए मुझे जल्दी से। सर आप यहाँ पे अपॉइंट कर सकते हो क्या, जरा बताइए। सर आप कर सकते हो, लेकिन कुछ अगर मान लो कुछ पेक्यूनरी रिलेशनशिप नहीं होती है तब, ठीक है। कैन बी अपॉइंटेड, कैन बी अपॉइंटेड इफ देयर पेक्यूनरी रिलेशनशिप विद कंपनीज बिलो द प्रिस्क्राइब थ्रेशोल्ड, तो इसका आंसर क्या होने वाला है, इसका आंसर सी यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। ओके, इफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ टी लिमिटेड seeks to remove an auditor before the expiry of the term, what is the procedure must be followed from the above provision? The board can remove by passing the resolution in board meeting. The board must obtain prior approval of audit committee. Company must obtain prior approval of central government. Board must notify C and AG if the T Limited is not an government company. तो बेसिकली यहाँ पे क्या बोल के रखे, नहीं तो गवर्नमेंट कंपनी के केस में यहाँ पे अपॉइंट करना पड़ता है क्या, यस सर करना पड़ता है, ठीक है। तो अपना आंसर कौन सा होगा, सी होगा, द कंपनी मस्ट ऑब्टेन प्रायर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पास स्पेशल रेजोल्यूशन। सर ये जो अप्रूवल है ये आपको एडीटी 2 फॉर्म के अंदर लेना पड़ता है, याद है कि आपको मैंने आपको रेगुलर क्लासेस में बताया भी था, एडीटी 2 से दूसरा ऑडिटर, 2 मतलब दूसरा है ना, तो अपने को दूसरा ऑडिटर चाहिए, ऐसा कंपनी कहती है सेंट्रल गवर्नमेंट से, और सेंट्रल गवर्नमेंट अगर आपको अप्रूवल दे दे तो आप क्या दूसरे ऑडिटर को अपॉइंट कर सकते हो क्या, बिल्कुल बिल्कुल अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए सर आ जाओ, अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट वाले केस के ऊपर जो एलएलपी के रिगार्डिंग यहाँ पे होने वाली है, ठीक है। आ जाओ, देखो क्या कह रहा है यहाँ पे सर, इनका कहना है यहाँ पे जो ग्रीन लीफ, क्या क्या कह रखा है बोलो जल्दी से, ग्रीन लीफ एलएलपी इज एलएलपी एंगेज इन द बिजनेस ऑफ इको फ्रेंडली प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग। द एलएलपी वाज इनिशियली एस्टैब्लिश्ड विद 3 पार्टनर्स, प्रिया समीर और इको कॉर्प लिमिटेड, a corporate entity. Priya and Samir are designated partners with Priya being resident of India. तो प्रिया जो है ये रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी है क्योंकि वो डेजिग्नेटेड पार्टनर के लिए लगती है। इको कॉर्प लिमिटेड हैज अपॉइंटेड अनिल एज एन इंडिविजुअल एज नॉमिनी टू एक्ट ऑन दिस बिहाफ। आफ्टर अ फ्यू इयर्स समीर डिसाइडेड टू रिटायर, अब समीर रिटायर होना चाहता है, लीविंग प्रिया एंड इको कॉर्प लिमिटेड एज अ रिमेनिंग पार्टनर। Due to some administrative oversight, Greenleaf LLP continues its operation without appointing new partner. This situation persists for 7 months. For कितना यहाँ पे बताइए, for 7 months के लिए, ठीक है ना। Okay. With Priya being aware of the reduced number of partner during this period, Greenleaf LLP enters into a several contract and incurs several financial obligation. On the basis of above, आपको MCQs को solve करना है। When that Samir retired, Greenleaf LLP continued only with Priya and Eco Corp Limited. What should be Greenleaf LLP have done within 6 months to comply with the LLP Act? तो इन्होंने क्या करना चाहिए, ठीक है ना। चलो देखो यहाँ पे, अब बेसिकली इनका क्या कहना है, एक ही यहाँ पे डेजिग्नेटेड पार्टनर रह गया है, अपने को कम से कम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर चाहिए। तो इस सिचुएशन के अंदर इन्होंने एक डेजिग्नेटेड पार्टनर को अपॉइंट करना चाहिए। तो डिसॉल्व करो एलएलपी को, नहीं कंटिन्यू करो, नहीं अपॉइंट 1 बॉडी कॉर्पोरेट विच शुड बी फॉरेन कंपनी, नहीं अपॉइंट एटलीस्ट 1 मोर पार्टनर विच शुड ऑल्सो बी डेजिग्नेटेड पार्टनर, एज एवरी एलएलपी शुड हैव एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होने चाहिए क्या, बिल्कुल बिल्कुल सर। ऐसा भी कर सकते थे कि अनिल को आपने डीपी बना लिया, ये भी आप कर सकते थे। अगला, अकॉर्डिंग टू एलएलपी एक्ट, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट इन रिलेशन टू हु मस्ट बी रेसिडेंट ऑफ इंडिया अमॉन्ग द डेजिग्नेटेड पार्टनर। एटलीस्ट 1 इंडिविजुअल होना चाहिए बेटा यहाँ पे, क्या एटलीस्ट 1 इंडिविजुअल होना चाहिए डेजिग्नेटेड पार्टनर। तो मेरे हिसाब से ए ही इसका आंसर यहाँ पे नजर आ रहा है।
In the given scenario, suppose EcoCorp Limited leaves the LLP and LLP continues business for more than 6 months with only one partner who is personally liable for the obligation. तो इसका आंसर अगर प्रिया बची हुई अकेली मेंबर और प्रिया इज कॉग्निजेंट ऑफ द फैक्ट, मतलब प्रिया को इस फैक्ट के बारे में पता है, तो इस सिचुएशन के अंदर अवेयर कौन होने वाला है सर? प्रिया यहाँ पे लाइबल रहने वाली है। काफी इजी इजी सवाल सर, कुछ इसके अंदर था क्या? नहीं सर, कुछ भी इसके अंदर नहीं था। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे क्या? बोलो 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 जल्दी से मुझे, क्या हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ सकते हैं नेक्स्ट वाले पॉइंट के ऊपर? सभी लोग बताएंगे। चलो, केस सिनेरियो 22 क्या कह रहा है देखो यहाँ पे। Sudeep and Ankit are very fast friends. Okay, they decided to run a service unit which will provide financial and investment consultancy services. For this purpose, they formed a LLP under the name Messrs. Ethar Kukum Advisors LLP on 17th April 2020. For this purpose, they prepared a LLP deed of which one of the clauses provides that new partner may be admitted in LLP with a contribution which may be in cash or in kind. Further, new partner is also required to deposit the agreed amount of capital contribution within 6 months from the date of admission. After some time, office of the firm was destroyed due to an earthquake and LLP was in urgent need of office premises and some funds for some renovation work. It is also informed that the LLP approached Manoj on 1st January to join the firm as a third partner. Manoj was out of India for the period from 1st September 21 to 23rd of December 22. He agreed to join the LLP and also agreed to 5 lakh as a capital contribution in the firm. Manoj joined from firm on 25th of January 2023 as LLP, as a limited liability partner. The above said office premises was purchased by the Manoj 5 years ago for 25 lakh रुपए. But the fair market value of the office on 25th January was 32 lakh 25,000 and on 1st January 2023 was 30 lakh रुपए. ठीक है, Manoj provided his office to the firm with effect of his admission and promised to deposit the agreed amount of 5 lakh within 6 months as provided in the partnership deed. Before Manoj could deposit the amount with the firm, it was dissolved. Manoj denied the deposit amount of 5 lakh with the contention that he is liable only up to the amount contributed in the firm as on the date of dissolution. The creditor of the firm sued to deposit the said amount so that firm may pay off his liability. अब आपको ये MCQs को सॉल्व करना है. Whether Manoj could be considered as resident or not as per the LLP Act. तो रेसिडेंट का मतलब क्या होता है? जो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 120 दिन या उससे ज्यादा अगर इंडिया में रह जाए तो उसे अपन लोग कहते हैं क्या? तो अपन लोग उसे कहते हैं रेसिडेंट ऑफ इंडिया. समझे क्या बात को? अब यहाँ पे अपने को चेक करना है कब? यहाँ पे अपने को चेक करना है 21-22 के बारे में. ईयर 21-22. तो ईयर 21-22 के अंदर अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो आप सोचो ना, 1 सितंबर तक यानी 30 अक्टूबर तक तो बेटा वो यहीं पे था. 6 महीने मोटा मोटी 180 दिन तो ही था वो इंडिया में. तो मैं बोलूंगा वो रेसिडेंट ऑफ इंडिया हुआ क्या? यस सर, वो रेसिडेंट ऑफ इंडिया यहाँ पे हो जाता है. तो यहाँ पे कुड नॉट है, कुड नॉट है, कुड नॉट है, विल बी कंसिडर्ड. तो आंसर इसका क्या होने वाला है? डी होने वाला है. ठीक है, ओके. What would be the worth of capital contribution by the Manoj? तो कितना कैपिटल कंट्रीब्यूशन मनोज ने किया, ऐसा यहाँ पे बोलेंगे अपन. तो देखो, मनोज ने ऑफिस लाया था बेटा. ऑफिस का कॉस्ट कितना था? 32 लाख 25,000 25 जनवरी को जब वो एडमिट हुआ, प्लस इसके साथ साथ 5 लाख करो यानी कि 37 लाख 25,000 इसका क्या होने वाला है बेटा? कैपिटल कंट्रीब्यूशन होने वाला है. यानी कि सेकंड का आंसर क्या होगा? सी. फिर whether Manoj will be liable to contribute 5 lakh rupees after dissolution of the firm. तो इसका आंसर होगा बिल्कुल सर, उसका लाइबिलिटी रहने वाली है, क्योंकि LLPA के हिसाब से जो लाइबिलिटी होती है, क्या कहा मैंने? बोलो. LLPA के हिसाब से जो लाइबिलिटी होती है वो यहाँ पे मनोज की लाइबिलिटी रहने वाली है क्या? यस सर, वो यहाँ पे मनोज की लाइबिलिटी रहने वाली है. क्या कहा मैंने? बोलो. वो यहाँ पे मनोज की लाइबिलिटी रहने वाली है. तो देखो, यस में 2 आंसर दिख रहे हैं. यस बिकॉज ही इज पर्सनली लाइबल नहीं होगा.
अंडर एलएलपी एग्रीमेंट। यस, तो इसका आंसर क्या रहने वाला है सर? इसका आंसर यहाँ पे सी रहने वाला है। कितना रहने वाला है बोलो जल्दी से? सी आंसर इसका रहने वाला है। गॉट इट एवरीवन? क्या आपको ये बात समझ में आ गई क्या? है ना? यस। चलिए अब हम लोग चलेंगे हमारे नए वाले केस सिनेरियो के ऊपर, और अगला वाला केस सिनेरियो कौन सा है? केस सिनेरियो 23। आ जाइए, केस सिनेरियो 23 को रीड करेंगे। हाँ, रीड करो सारे लोग। चलो, in 2023, Tech Innovations LLP in 2023, Tech Innovations LLP was established as LLP under 2008 Act. LLP was formed with two partners, Alex and Jordan, who contributed equally to the capital. Alex contributed 5 lakh rupees while Jordan contributed 5 lakh rupees. दोनों ने 5-5 लाख रुपए कंट्रीब्यूट किए। फर्म आरओसी के पास रजिस्टर कब हुई? 1 अप्रैल 2023 को रजिस्टर हुई। टेक इन टेक इनोवेशंस टेक इनोवेशंस LLP operations focused on software development and technology consulting. As per LLP agreement, both partners share profits and losses equally. The LLP agreement also stipulated that any changes in the partnership, such as addition of new partner or transfer of interest, require the consent of both existing partner. In June 24, Tech Innovations LLP decided to admit new partner new partner Priya, who bought in 2 lakh as the capital contribution. This change was duly recorded and filed with the ROC. अब इस change को इन्होंने record किया और ROC के पास file किया. Furthermore, the LLP decided to hold AGM within 6 months from the end of financial year to approve financial statement and discuss business matters. अब आपको कुछ यहाँ पे सॉल्व करना है प्रॉब्लम को। In as per the LLP Act, what is required for admitting new partner into LLP? तो कंसेंट ऑफ वन पार्टनर, मेजोरिटी वोट ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर, कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। तो इसका आंसर क्या होने वाला है? कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स चाहिए सर यहाँ पे। फिर when the Tech Innovations LLP required to hold general meeting, तो कब तक आपने जनरल मीटिंग होल्ड करना चाहिए सर? यहाँ पे ये पूछ रहा है। तो बाय 30 सितंबर तक आपने यहाँ पे होल्ड करना चाहिए। क्या 6 महीनों के अंतर्गत? यस सर। तो जैसे पिछले साल का 6 महीने के अंतर्गत आप क्या करोगे सर? आप यहाँ पे होल्ड करोगे इसके जनरल मीटिंग को। ठीक है, आ जाओ। अब हम लोग चलेंगे केस सिनेरियो 24 के ऊपर। किसके ऊपर चलेंगे? केस सिनेरियो 24 के ऊपर अब हम लोग यहाँ पे चलेंगे। ठीक है, चलिए सर आओ। अब देखो क्या, अब नेक्स्ट वाले पॉइंट के ऊपर चलेंगे। देखिए राहुल एंड मीनाक्षी, टू यंग एंटरप्रेन्योर्स, फाउंडेड एड्यूकॉम इनोवेटर्स LLP इन अंडर द LLP Act 2008 with a focus on providing digital education solutions. Rahul brought technical expertise while Meenakshi managed the business operations. According to the LLP agreement, both contributed equally and share profits equally. After 2 years of growth, they decided to admit Anshul, an industry expert, as a partner to expand their reach. Anshul agreed to contribute additional capital and bring industry contacts. However, shortly after joining, Anshul discovered that certain key compliance filings, including Form 11 annual return and Form 8, that is statement of account and solvency, were pending. Concerned, Anshul wanted to understand his liability and insisted that LLP immediately addresses the said compliances issue. Meanwhile, Rahul proposed to amend the LLPA to reflect Anshul's new PSR and allocate specific decision-making power to him. As they worked through these matters, they consulted legal advisor to understand how LLP impacted their responsibilities, liabilities, and compliances. अब आ जाओ, अब MCQs को अपन लोग यहाँ पे देखेंगे। When Anshul joined the LLP, he discovered that key compliances जैसे annual return और SAS यानी कि statement of account and solvency pending है.
What is अंशुल liability as newly admitted partner concerning the past compliances? तो अंशुल की कोई लाइबिलिटी होने वाली है क्या? नहीं सर, अंशुल की पास्ट लाइबिलिटी को लेके कोई भी कंप्लायंस मतलब पास्ट कंप्लायंसेस को लेके कोई भी लाइबिलिटी आने वाली है क्या? नहीं सर, नहीं आने वाली है. अंशुल हैज नो लाइबिलिटी फॉर पास्ट कंप्लायंसेस लैप्सेस सिंस ही वाज नॉट अ पार्टनर व्हेन इट वाज अकर्ड. तो इसका आंसर क्या रहने वाला है? पक्के से इसका आंसर ए ही रहने वाला है. ठीक है, ओके. अगला, in the light of the actual concern about pending compliances, which one of the following best describes responsibilities of partner in LLP regarding compliances of LLP? Only designated partners are responsible for ensuring compliance with filing obligation. All partners, including new partners like Anshul, are equally responsible. Compliance responsibilities can only be assigned to one partner. Legal advisor is responsible for handling compliances, and the partners have no liability once they hire legal counsel. नहीं, ऐसा नहीं होता है. डेजिग्नेटेड पार्टनर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लीगल कंप्लायंसेस. तो इसका आंसर क्या होगा? ए इसका आंसर रहने वाला है. ठीक है, अगला. Suppose in the given scenario, LLP fails to file SAS or annual return for 5 consecutive years. तो इससे क्या होगा? तो इस सिचुएशन के अंदर बेटा इसको वाइंड अप करवा देगा ट्राइब्यूनल. अब ढूंढो कहां पे है वो. इट, अच्छा पहले इसमें ही है, इट में बी वाउंड अप बाय द ट्राइब्यूनल. तो थर्ड का आंसर भी क्या रहने वाला है सर? थर्ड का आंसर भी यहाँ पे ए रहने वाला है. बहुत ही बेसिक और बहुत ही इजी सवाल ये लोग पूछ रहे हैं. ठीक है, चलिए अब हम लोग आ जाएंगे केस सिनेरियो 25 के ऊपर. देखो, ग्रीनफील्ड एलएलपी एंड ब्लू वेव एलएलपी were two thriving businesses. क्या बोल के रखा है यहाँ पे? were two thriving businesses operating in the renewable sector. Greenfield LLP emphasizes on solar panel manufacturing while Blue Wave LLP known for innovations in the wind turbine technology. तो एक LLP जो है वो सोलर मतलब सूर्य प्रकाश के ऊपर है और दूसरा हवा वाले इस पे. Both companies saw a strategic opportunity to join forces and create more comprehensive renewable energy solution. So they decided to merge into a single entity जिसका नाम होगा EduFuture LLP. To facilitate this merger, the management of both companies proposed the scheme of compromise and arrangement under Section 60 of LLP. They approached the tribunal to sanction to this scheme, which involved transferring of all assets, liabilities, and legal proceedings of both Greenfield LLP and Blue Wave LLP to EcoFuture LLP. The tribunal reviewed the proposal and found out that the merger scheme was designed for the reconstruction and amalgamation of Greenfield LLP and Blue Wave LLP. The tribunal issued the order under Section 62, sanctioning the scheme and setting forth the several provisions to ensure smooth transition. All assets were to be transferred, all ongoing legal proceedings were to be transferred, and both LLPs would be dissolved without need for winding up. However, few partners of Greenfield LLP were not in favor of merger. They dissented from compromise and arrangement. Tribunal provides for the specific direction to ensure the interests are adequately addressed. After the order was made, both LLPs had to file a certified copy of tribunal's order with ROC within 30 days for registration. Unfortunately, due to some administrative delays, this filing was not completed within the stipulated time, leading to penalty for both the LLPs. ऑन द बेसिस ऑफ अबव आपने क्या करना है? यहाँ पे एमसीक्यूज को सॉल्व करना है. कुछ नहीं बेटा, सेक्शन 60 के ऊपर है, इसको मार्क करके रख दो. ये अच्छा एमसीक्यू है पक्के से. मतलब अभी तक मैंने आगे के एमसीक्यूज देखा नहीं, हो सकता है वो 5-6 हो, बट सेक्शन नंबर 60 के ऊपर पूछा और सेक्शन नंबर 60 ऑलरेडी काफी इंपॉर्टेंट है ना. तो इसको इसलिए इंपॉर्टेंट मार्क पहले ही करके रख दो. ठीक है, अब सवाल पूछा गया है व्हाट इज द मेन पर्पस. क्या बोल रहा है यहाँ पे बताइए? व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द स्कीम प्रपोज्ड बिटवीन द ग्रीनफील्ड एलएलपी एंड ब्लू वेव एलएलपी. तो इनका मेन पर्पस तो क्या था बेटा? अमलगमेट होना, दो एलएलपी एक में आना, अमलगमेशन जिसको बोला जाता है. ठीक है, देखो तो मेन पर्पस टू डिसॉल्व है क्या? नहीं. टू ट्रांसफर ऑल असेट टू थर्ड पार्टी है क्या? नहीं. कंस्ट्रक्शन एंड अमलगमेशन है क्या? हाँ. तो इसका पहले का आंसर क्या होने वाला है? सी आंसर होने वाला है. ठीक है, उसके बाद फिर what authority does tribunal have when it sanctions compromise and arrangement under section 60. तो उसके पास क्या पावर होता है जब वो कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट या अमलगमेशन को सैंक्शन करता है? तो केवल और केवल वो सुपरवाइज कर सकता है.
इसके अलावा या उसके पास कोई अथॉरिटी ही नहीं है, एक बार उसने सैंक्शन कर दिया, या लगा तो वो सुपरवाइज मॉडिफाई और डायरेक्शन दे सकता है अरेंजमेंट को लेके। पक्का इसका आंसर सी है। कभी कभार क्या होता है, क्वेश्चन के जो एमसीक्यूज वाले पोर्शन होते हैं ना, तो आंसर को रीड करते करते ही बेटा अपने को ध्यान में आ जाता है कि जो इसका आंसर है ना वो यही होने वाला है ना। कई बार ऐसा आपके साथ भी होगा कि जब आप पढ़ते रहोगे ना तो आपको एक एमसीक्यू का जो आंसर है ना वो यही रहने वाला है करके आपको ऐसा पक्का से स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ जाती है। तो उस फीलिंग को आप बिल्कुल भी ऐसा गलत मत समझना, हो सकता है वही आंसर आपका क्या हो जाए, गलत भी हो सकता है। गलत कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि चारों ऑप्शन में फीलिंग आ रही है सर कि चारों ऑप्शन सही हो सकता है करके, है ना, वो ज्यादा हो जाएगा थोड़ा। अब व्हाट इज द पेनल्टी, व्हाट पेनल्टी अप्लाइज इफ एलएलपी फेल्स टू कंप्लाई विद द 30 डेज फाइलिंग रिक्वायरमेंट, है ना, तो मतलब नहीं मानती है। तो इस केस के अंदर क्या होगा, तो देखो एक 10,000 की तो फाइन थी, उसके अलावा कुछ कंटिन्यू कॉन्ट्रावेंशन के लिए अलग पेनल्टी लगती है बेटा। तो ये है इसका आंसर 10,000 और एडिशनल पेनल्टीज लगती है कॉन्ट्रावेंशन के लिए क्या। यस सर। चलिए अब हम लोग आ जाएंगे केस सिनेरियो 26 के ऊपर, जो बात करेंगे किसके बारे में, जनरल क्लॉजेस एक्ट के बारे में यहाँ पे बातचीत करने वाला है। ठीक है, चलिए चालू करेंगे। कौन सा केस सिनेरियो नंबर 26। In 2024, New Limited, a company specializing in the international trade, needed to send an important notice to one of its clients, Mr. A, regarding the contractual amendment. According to the company's internal regulation and the contract terms, the notice had been served by the post. अब notice को यहाँ पे कैसे दे दिया, served by the post। अब देखो, on April 15, 24, the company legal department prepared the notice and addressed to it Mr. A at his registered address. The notice was properly addressed, prepaid, and sent by the registered post acknowledgement due to ensure highest level of confirmation of or delivery. A few days later, on April 2024, the notice was returned with a stamp duty indicating not claimed by Mr. A. The legal department recorded the return of notice and noted the endorsement. The company legal advisor referred to the past case law similar in the scenarios, ensured that notice was considered legally under Section 27 of General Clauses Act. The review following precedents: United Commercial Banks versus Bhimsen Makhija. It was noted that mere sending of notice by registered post RPAD did not do provide sufficient legal protection for providing service. Jagdish Singh versus Nathu Singh. The case demonstrated that if the notice sent by the registered post was returned with refusal endorsement, it was considered as served. Srimati Vandana Gulati versus Gumit Singh, Elias Mangal Singh. It was established that if the notice is sent by registered post to a proper address, was returned with an endorsement like not claimed, it is deemed to be served plus proven otherwise. तो अब आपको यहाँ पे MCQs को सॉल्व करना है। According to section 27 of GCA, what three condition must be fulfilled for service by post to be deemed effective? तो सर्विस बाय पोस्ट को अगर आपको डीम इफेक्टिव मानना है तो तीन चीजें कौन सी होती है, याद करो। सबसे पहले तो प्रॉपरली एड्रेस होना चाहिए, प्रीपेड होना चाहिए और रजिस्टर्ड पोस्ट से पोस्टिंग होना चाहिए। बस ये तीन चीजें यहाँ पे होनी चाहिए। अब देखो वहां पे सर प्रॉपरली एड्रेस सब में दिख रहा है, प्रीपेड सब में दिख रहा है, पोस्टिंग बाय रजिस्टर्ड पोस्ट केवल बी पॉइंट में दिख रहा है, तो इसका आंसर क्या होने वाला है सर, बी इसका आंसर रहने वाला है। ठीक है, अब अगला, in case of United Commercial Bank versus Bhimsen Makhija, why was the presumption of service under the registered post found to be insufficient? क्यों वहां पे insufficient माना गया है यहाँ पे, ठीक है ना। अब देखो, because वो notice was sent by the ordinary post, because notice was sent by the registered post but not acknowledgement due, but not acknowledgement due इसका सही आंसर होगा। एड्रेस was incorrect या recipient was not respond, बी इसका सही आंसर रहने वाला है। फिर in what does the case Jagdish Singh versus Nathu Singh demonstrate about the service of notice? तो ये क्या demonstrate करता है यहाँ पे, है ना, कि ये यही डेमोन्स्ट्रेट करता है कि अगर आपने नोटिस भेजा है बेटा और अगर वो रिटर्न हो जाता है रिफ्यूजल से तो अपन मान लेंगे कि वो डीम सर्व हो चुका है। ठीक है, देखो, नोटिस सेंड बाय द रजिस्टर्ड पोस्ट विदाउट रिटर्न एंडोर्समेंट इज इनवैलिड, notice sent by the registered post and returned with the refusal endorsement is deemed served। तो थर्ड का आंसर क्या रहने वाला है सर, थर्ड का आंसर यहाँ पे बी रहने वाला है। क्या रहने वाला है बोलो, बी रहने वाला है।
ओके, अब केस सिनेरियो 27 के ऊपर चलेंगे। सर केस सिनेरियो 27 यहाँ पे क्या कह रहा है, देखो है ना, छोटा सा ही केस सिनेरियो है, चलिए देखेंगे क्या। Sunrise Technologies Private Limited (STPL) was in the process of establishing its new software development center in Pune. On 28th of February 2024, the board of directors passed a resolution to purchase property consisting of three-story building, 25 acres of land, 100 motor cars, and orchard having 100 fruit-bearing trees. ठीक है, okay. The company received the government notification dated 25 March 2024 requiring all technology centers to obtain special clearance within 45 days of establishment. The notification mentioned that existing orders under the previous Technology Parks Act was repealed and replaced by new legislation would continue to remain valid. The notification was served to all the concerned parties through registered post. The managing director has approached you to understand various legal aspects of General Clauses Act. अब in respect of the property purchased by STPL which would not be classified as immovable property, तो किसको आप immovable property नहीं बोलोगे, मतलब कॉमन सेंस है मोटर कार। ठीक है, अगला, द नोटिफिकेशन रिक्वायर्स क्लियरेंस विद इन 45 days इफ द नोटिफिकेशन वाज सर्व्ड ऑन 20 मार्च 2024 एंड द 45 डेट फॉल्स ऑन संडे दैट इज द 4th मार्च। तो आपका लास्ट डे यहाँ पे क्या रहने वाला है, तो सर लास्ट डेट हमारा नेक्स्ट फॉलोइंग डे, नेक्स्ट बिजनेस डे आ जाता है, यानी कि 5th में हमारा लास्ट डे रहने वाला है क्या। यस, ओके, अगला, रिगार्डिंग द सर्विस ऑफ नोटिफिकेशन बाय रजिस्टर्ड पोस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, तो सर्विस इज कंप्लीट ओनली व्हेन एसटीपीएल एक्नॉलेजेस रिसीट, सर्विस इज कंप्लीट व्हेन प्रॉपरली एड्रेस प्रीपेड एंड पोस्टेड होना चाहिए यहाँ पे। तो इसका आंसर बी ही यहाँ पे रहने वाला है, मतलब इससे पहले ही क्वेश्चन में अपने देखा था। Concerning the previous order which is under the Technology Parks Act, which of the statement is correct? All previous orders automatically become the void. Previous order continue to be valid unless explicitly cancelled. इसका आंसर क्या रहेगा सर, बी रहेगा, क्योंकि यही लॉ कहता है कि जब तक पुराना लॉ स्पेसिफिकली कैंसिल नहीं होता तब तक क्या वो कंटिन्यू करने वाले हैं क्या। हाँ सर, तब तक अपन लोग उसको क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। क्या करेंगे बोलो जल्दी से मुझे, कंटिन्यू करेंगे। क्या आपको ये बात समझ में आ गई क्या, बोलो 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 जल्दी से मुझे, क्या आपको ये बात समझ में आ गई क्या, है ना। यस, चलो डन 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 बोलो यस सर। चलिए अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट वाले पॉइंट के ऊपर, और केस सिनेरियो कौन सा होने वाला है अपना, केस सिनेरियो अपना 28 यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, चलिए सर, अब ये केस सिनेरियो 28 यहाँ पे क्या कहता है, आओ इसको पढ़ेंगे, आओ इसको जानेंगे। सर केस सिनेरियो 28 का यहाँ पे कहना क्या है, ग्रीन GWO ग्रीन वर्ल्ड ऑर्गेनाइज लिमिटेड, ठीक है ना, ग्रीन वर्ल्ड ऑर्गेनिक्स लिमिटेड, ओके, is establishing an integrated organic food processing facility at Karnataka. On 5th of January 24, the Central Food Safety Authority issued a comprehensive notification containing all following requirement. All food processing units must employ qualified quality assurance officer. The managing director of the company is authorized to appoint QAOs with appointment letters issued within 30 days from the selection. Each QAO must obtain mandatory certification from Food Safety Regulatory Board within 21 days of appointment. The facility must install specified safety equipment by 1 March 2024. Monthly compliance report must be submitted from 1st to 7th of every month. On 10 February, while implementing these requirements, JWO faced following situation. A selected QAO candidate was found submitting forged experience. Another QA after appointment failed to maintain safety protocols leading to minor contamination. On 21st day of certification of one of the QA fell on 29th of February 24 when certification office was closed for local holiday followed by weekend. The contamination incident violated both Food Safety Act and State Public Health Act. अब यहाँ पे आपको ऑन द बेसिस ऑफ अबव फैक्ट्स, अब यहाँ पे आपको क्या करना है सर, अब यहाँ पे आपको आंसर देते हुए चलना है। ठीक है, चलो सर आ जाओ।
regarding the managing directors of over QAO which has a power available without explicit mention। तो सीधी सी बात है, जिसके पास पावर होता है बेटा यहाँ पे एडमिट करने का, उसी के पास पावर होता है सस्पेंड या डिसमिस करने का, ऐसा अपन पढ़ते थे, ठीक है ना। तो देखो सस्पेंड एंड डिसमिस की पावर उसी के पास है। If QAO is selected on 25 of January, what is the last date of issuing appointment letter? तो लास्ट डेट यहाँ पे क्या होने वाला है, तो सीधी सी बात है सर, लास्ट डेट यहाँ पे बोला गया है, यहाँ पे मतलब 30 दिन 30 डेज बोल के रखा है ना शायद तक यहाँ पे, हाँ देखो विद इन 30 डेज ऑफ सिलेक्शन, तो आपको 30 दिन बाद से काउंट करना है 25 तारीख से। तो जो भी आपका 38 डे आने वाला है बस वो चीज रहेंगी क्या, बिल्कुल बिल्कुल सर 38 डे कौन सा आएगा, 6 दिन हो जाएंगे अपने यहाँ पे 25 से 26 27 28 29 30 31, 6 दिन इसके हो गए और 24 दिन आपके फरवरी के हो गए। तो यहाँ पे 25 तारीख यहाँ पे आने वाला है क्या, यस है ना। तो यहाँ पे सवाल क्या बनेगा सर यहाँ पे कि मतलब एक मिनट रुको, हाँ 24th को आपका 38 डे गिरेगा, विद इन 30 डेज बोल के रखा है ना, तो विद इन के अंदर जो लास्ट डे होता है वो अपन काउंट करते हैं ना, आफ्टर 30 डेज नहीं बोला है, विद इन बोल के रखा है। तो इसलिए 24 तारीख को अपने को इंक्लूसिव मानना पड़ेगा, तो इसका जवाब क्या होगा 24 फरवरी, ठीक है। रिगार्डिंग द कंटेमिनेशन इंसिडेंट वायलेटिंग 2 एक्ट्स, व्हाट इज द करेक्ट लीगल पोजीशन, ओनली मेजर वायलेशन शुड बी प्रोसीडेड, ओनली फूड सेफ्टी एक्ट, कंपनी कैन प्रोसिक्यूट आइदर बोथ बट पनिश ओनली वंस। बात तो बिल्कुल सही है, पनिशमेंट केवल और केवल एक में मिलेगा, हो सकता है प्रोसीडिंग्स भी दोनों में चले या हो सकता है दोनों की जगह एक में ही चले, पर पनिशमेंट तो पक्की बात है कि एक ही में मिलने वाला है क्या, यस सर एक ही में मिलने वाला है, ठीक है ओके सर। चलिए अब चलेंगे केस सिनेरियो, किसके बारे में सर, केस सिनेरियो 29 के बारे में। देखो क्या, DSPL established has emerged as a leading player in the digital payment solution, serving over 2 million merchants across India. In early 24, following the government's new rule regulatory framework for the digital payment compliances, DSPL received several important communication from the Digital Payment Regulatory Authority. The comprehensive notice dated 1st of March 2024 detailed new compliance requiring the digital payment rules. तो ये rules है, mandatory upgrading of security protocols, implementation of KYC norms, integration of central monetary system, new customer grievances mechanism, or notice specifying all requirements must be complied within 21 days from the service and was dispatched via registered post on 2nd March. A significant order dated 10th March 24 from the Ministry of Finance appointing regional director ex officio as DSPL regulatory supervisor. The order granted extensive supervisory powers including monthly audit of transaction, quarterly inspection of security measures, review of customer complaint, oversight of compliances, etc. A notification from DPRA extending DSPL's existing operational license till year ending December subject to adherence to all regulatory requirement. अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अब देखो यहाँ पे फिर during this period DSPL undergoing significant infrastructural changes. Company's office at Mumbai headquarters remain closed for the comprehensive renovation during March 20 to 22 24, मतलब 20 21 22 ऐसे 3 दिन, with March 23 24 being Saturday Sunday. The renovation was crucial for upgrading company's technological infrastructure to meet new regulatory requirements. A unique aspect of DSPL's operation was its blockchain division, which operated through special design structure. This facility, though assembled, was temporarily set up for the flexibility in upgrading house high-end servers worth rupees 50 crore were permanently placed on the floor. The servers were connected through intricate network of cables and cooling system integrated into the structure. The company compliance team led by the chief compliance officer Miss X was particularly concerned about interpreting various timelines and requirements of these communications, especially considering the closure office and need of seamless integration of new compliances. भाई साहब क्या आड़ी टेढ़ी लैंग्वेज है, अगर ऐसी लैंग्वेज इनका कुछ नहीं जाता ना बेटा, ये तो एआई ने जनरेट करके दिया है इनको, इन्होंने क्या किया कॉपी किया और उतार दिया, छाप दिया एज इट इज बुक के अंदर और बोले देखो हमने कितना जबरदस्त काम किया है करके। इन्होंने कुछ भी दिमाग नहीं लगाया, बस प्रोविजन डाला और उससे इनको बना के मिल गई पूरी चीजें। लेकिन अपने को तो पढ़ना है और अपने को समझना है। आप एक बार इसको समझो फिर से,
चलो सारे लोग एक बार इसको खुद से पढ़ेंगे बेटा, जल्दी से सारे लोग इसको खुद से पढ़ो एक बार, फटाफट सारे लोग एक बार इसको खुद से पढ़ो। चलो अगला देखो। चलो ये पढ़ो आखिरी पोर्शन। चलो आ जाओ देखेंगे, आ जाओ नेक्स्ट वाले पॉइंट के ऊपर। देखो क्या बोल रहा है, सारे लोग आ जाएंगे एमसीक्यू के ऊपर, ठीक है। चलो कम ऑन, आओ देखो। द 21st डे फॉल्स ऑन 23rd मार्च सैटरडे, व्हाट वुड बी लास्ट डे फॉर कंप्लायंस। अब 24th को तो संडे, तो फिर क्या हो जाएगा 25 मार्च, यानी कि 25 मार्च इसका आंसर होगा, ठीक है। ओके अगला देखो। रिगार्डिंग रीजनल डायरेक्टर्स एक्स ऑफिशियो अपॉइंटमेंट, which is correct? Appointment is valid only if regional director named personally. Appointment is valid only during current regional director's tenure. अपॉइंटमेंट कंटिन्यूस फॉर एनी पर्सन होल्डिंग रीजनल डायरेक्टर पोस्ट। बिल्कुल, जब एक्स ऑफिशियो बोला है तो जो भी रीजनल डायरेक्टर की पोस्ट होल्ड करेगा वो व्यक्ति क्या बन जाएगा सर, वो व्यक्ति अपॉइंट हो जाएगा। फिर द लाइसेंस एक्सटेंशन टिल ईयर एंडिंग डिसंबर मींस, ईयर एंडिंग डिसंबर मींस इसका मतलब होता है 31 दिसंबर के बारे में यह बात कर रहा है, ठीक है। चलो सर अगला केस सिनेरियो 30 के बारे में चर्चा करेंगे। Messrs. Aryan and Aryan LLP was registered on 2nd July 2019. सुदीप एंड अंकित, सुदीप एंड अंकित यहाँ पे क्या है बेटा, सुदीप एंड अंकित, एक मिनट, सुदीप एंड अंकित वेर पार्टनर्स इन द फर्म, बोथ सुदीप एंड अंकित वेर also the designated partners in the firm. The LLP deals in the manufacturing and trading of the electric ceiling fan. One day Sudeep met Mr. Kishore, director of the Cretan Electronics Private Limited.
After discussion, Mr. Kishore showed an interest that Crichton Electronics Private Limited may work with the Aryan LLP as a partner. Private Limited, KE Private Limited was incorporated on 1st June 2017 with the object of dealing in electronics. Memorandum MOA and AOA of the company was authorized it to work as a partner in LLP. The partner of Messrs. Aryan and Aryan LLP and the directors of the Crichton Electronics Private Limited approached a professional consultant, Mrs. Archika Jain, for providing procedures for adding Crichton Electronics Private Limited as क्या as a partner in Aryan and Aryan LLP. She advised that company could not be a partner in Messrs. Aryan and Aryan LLP because as per LLP Act, an individual or body corporate can be a partner in LLP. She informed that the term body corporate was defined in LLP Act as a company which is defined in Section 3 of the Companies Act 1956. As Crichton Electronics Private Limited is registered under the Companies Act 2013, it cannot be termed as a body corporate. बेवकूफ है अर्चिका, है ना, सीधी सी बात है, बेवकूफी बोलेंगे ना अपन तो, कुछ भी बोल रही है गिल सप्पी। अब देखो क्या, on advice of Mrs. Archika Jain, Messrs. Aryan and Aryan LLP dropped the idea to add company. It is further informed that Ms. Shanaya was admitted as a new partner in the firm on the 17th January 2024. The firm initiated the registrar about her admission on 31st January 2024. On 3rd February 2024, while going to the office, Ms. Shanaya met with an accident and lost her memory. गई काम से ये भी. The doctor declared of her unsound mind to work as a partner in the LLP, also confirmed by the competent court. अब आपको यहाँ पे एमसीक्यू को सॉल्व करना है. विदर क्रिक्टन इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड कुड बी अ पार्टनर, इसका आंसर है यस, वो पार्टनर हो सकता है. तो अब अपने को केवल और केवल ये दो पॉइंट को पढ़ना है क्योंकि दो में यस दे के रखा है यहाँ पे. Yes, the provision of general clauses act are not applicable by interpreting provisions of LLP, कुछ भी लिख रहा है. Yes, because section 8 of general clauses act provides that where act or regulation made after the commencement of the act repeals or reenactments with or without modification any provision of the former enactment, then reference to any other enactment या instrument to that provision so repealed unless, वो भी repeal होगा unless different intention appears, be constituted as to references of the provision enacted. Therefore, after enactment of Companies Act 2013, definition of body corporate should be considered as per section 220 of Companies Act 2013. यही इसका बी वाला आंसर रहने वाला है. अगला, following the provisions of LLP Act read with General Clauses Act, what should be the last date to inform registrar about the admission of Shanaya? तो आपको शनाया को जो एडमिशन करना है वो आपको कितने दिन के अंदर, तो देखो 30 दिन के अंदर आपको फाइलिंग करना पड़ता है ना. अब सीधी सी बात है 30 दिन यहाँ पे अपन कब देखेंगे, तो सर कौन से तारीख को शनाया एडमिट हुई थी, शनाया एडमिट हुई थी यहाँ पे 17 तारीख को, है ना, 17 को. तो 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, ठीक है, 28, 29, 30, 31, ये हो गए 14 दिन और उससे आप 16 दिन ऐड कर लो. इसका मतलब 17 तारीख को यहाँ पे क्या होने वाला है, सीधी सी बात है. तो मैं क्या बोलूंगा सर, यहाँ पे 16 फरवरी जो है ना वो आखिरी तारीख रहने वाली है. 17 को किया तो गए काम से, 16 तारीख जो है वो आखिरी तारीख रहने वाली है क्या? यस सर. ओके, अगला, What would be the status of Miss Shanaya in LLP after the accident? क्या वो कंटिन्यू कर सकती है कि एज अ पार्टनर? नहीं सर, वो नहीं कर सकती है कंटिन्यू एज अ पार्टनर. इस बात का ध्यान रखना, वो सीज हो जाएंगी पार्टनर होने से. शी कुड कंटिन्यू नहीं. Provides LLP shall cease to be a partner if declared to be of unsound mind by the competent court. After this subsection provides only male person, she would ये नहीं है ना, मेल इंक्लूड्स फीमेल, ये आंसर इसका रहने वाला है. तो इन्होंने एलएलपी के क्वेश्चन को जीसीए में मस्त घुसेड़ा और उसको आपको थाली में परोस के दिया. समझ रहे क्या बात को? इस तरीके से इन्होंने पूरा खेला खेला है. ठीक है, ओके, चले क्या क्या हम लोग आगे बढ़े क्या? फटाफट फटाफट जल्दी से बताएंगे मुझे, है ना. चलिए सर, अब देखो क्या, अब हम लोग बात करेंगे केस सिनेरियो 31 के बारे में. हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे जो फेमा से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जो फेमा से रिलेटेड यहाँ पे बात कर रहे हैं. ठीक है, चलिए. Omex Software Private Limited is a private company and having its registered office in Bangalore and is wholly owned subsidiary of Omex Software Incorporation, wholly owned subsidiary of Omex Software Incorporated outside situated in USA.
Mr. Rajat Kapoor, Mr. Shubham, and Mr. Peter are directors of the Omex Software Private Limited. Mr. Rajat, Mr. Shubham are Indian residents, while Mr. Peter is non-resident and stays in USA. Mr. Peter is also director of Omex Software Incorporation. Mr. Rajat left India on 2nd of November 21 for the purpose of looking after the business of Omex Software Incorporation. Mr. Rajat came back to India on 12th of February 2022 to meet his family and left India again on 26th of February 2022 and went back to USA to look after the business of Omex Software Incorporation. Mr. Rajat again visited India on 25th of August 2022 and stays in India for whole year. Mr. Rajat has purchased residential property in USA on 27th of April 22, which was self-occupied by him for the residential use. अब आपको यहाँ पे एमसीक्यूज पूछ रहे हैं ये लोग, तो सर इस एमसीक्यू के अंदर सबसे पहला क्या पूछ रहे हैं, देखो, कंसिडरिंग द प्रोविजन ऑफ फेमा, which options correctly determines residential status of रजत कपूर। तो रजत कपूर का रेसिडेंशियल स्टेटस यहाँ पे क्या रहने वाला है, तो सीधी सी बात है, जिस समय से वो इंडिया को छोड़ के गया है उस कंपनी में, यानी कि ओमेक्स आउटसाइड वाली जो कंपनी है ओमेक्स इनकॉर्पोरेशन, उस समय वो अब एम्प्लॉयमेंट के लिए गया है, तो जिस समय से छोड़ के गया है वहां से वो नॉन रेसिडेंट होगा, वहां से क्या होने वाला है, वो वहां से वो नॉन रेसिडेंट होने वाला है, बराबर है ना, यस सर, ओके। अब और जिस समय से वो इंडिया में आ गया परमानेंटली, वहां से वो रेसिडेंट माना जाएगा। रजत कपूर टू बी ट्रीटेड एज रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर फाइनेंशियल ईयर 22-23 नहीं, Mr. Rajat Kapoor be treated as non-resident in India for financial year 22-23 since he left in India for the purpose of carrying on business of Omex Software Incorporation and resident for financial year 23-24। बिल्कुल सही। Mr. Rajat to be treated as non-resident नहीं, treated as resident ये भी नहीं, तो इसका आंसर क्या रहने वाला है सर, इसका आंसर बी यहाँ पे रहने वाला है। Considering the provisions of FEMA, how much amount can company remit outside India? तो कितना यहाँ पे रेमिट कर सकती है, मतलब कितना अमाउंट यहाँ पे रेमिट कर सकती है, ठीक है ना, ओके। तो देखो, कंसल्टेंसी अगर ऑब्टेन करना है तो 10 लाख पर प्रोजेक्ट तक का होता है, 10 लाख, और 1 करोड़ किसके लिए होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है ना। तो देखो 1 लाख और ये, तो इसका आंसर क्या होने वाला है, $10 लाख, ओके। फिर अगला, कंसिडरिंग द प्रोविजन ऑफ फेमा in respect of purchase of residential property by Mr. Rajat in USA, which of the following statement is correct? तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट होता है, तो देखो, अगर कोई नॉन रेसिडेंट इंडिया के बाहर ही प्रॉपर्टी खरीद रहा है तो क्या कोई वो ट्रांजैक्शन होने वाला है कि मेरे को आप एक बात बताइए, नहीं सर, क्योंकि रजत नॉन रेसिडेंट है, इसलिए यहाँ पे बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। देखो, परचेस ऑफ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी करंट अकाउंट नहीं, is permanently sell नहीं, purchase of residential property is neither capital account nor current account transaction। इसका आंसर क्या होने वाला है सर, सी इसका आंसर यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है, ओके। केस सिनेरियो 32 के ऊपर अब हम लोग यहाँ पे चलेंगे, देखते हैं केस सिनेरियो 32 यहाँ पे क्या कहता है। देखो, Arun Kumar, a software engineer from the Bangalore, has been working with the US-based technology company in Silicon Valley for the past 4 years. In April 2023, कब हुआ देखो, April 23 के अंदर ही रिटर्न टू इंडिया टू एस्टैब्लिश टेक्नोलॉजी सेटअप, मतलब फॉर बिजनेस करने के लिए आया, ग्लोबल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड। ही मेंटेन हिज फॉरेन करेंसी अकाउंट इन द यूएस containing earnings from the previous employment. His wife continues to work in the US. During the August 23, M. Kumar undertook several transactions. He received $2 lakh from US saving account. He gifted $75,000 to his brother in India for purchasing property. He imported specialized software equipment worth rupees 1.5 lakh from Singapore based for 3 months credit period. He helped his wife to remit US $40,000 for her parents' medical treatment in India. Global Ventures also set up branch in the Singapore in October 23, fully controlled and managed by the Bangalore headquarters, मतलब कि वो भी resident of India होंगी, PRI होंगी, ठीक है, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, ठीक है। द कंपनी प्लान्स टू रेज फॉरेन करेंसी लोन्स एंड एक्सप्लोर वेरियस ओवरसीज मार्केट अपॉर्चुनिटीज। अब यहाँ पे आपको एमसीक्यू बोल के रखा है, व्हाट इज द स्टेटस फॉर फाइनेंशियल ईयर 23-24। अब सीधी सी बात है, इंडिया में अगर बिजनेस करने के लिए आया है तो हम लोग पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया मानेंगे क्या, यस, इसका आंसर ए होगा। फिर अब हम लोग बात करेंगे सेकेंड क्वेश्चन के बारे में।
Which of the following transaction by Mr. Kumar requires prior RBI approval? तो RBI अप्रूवल के लिए यहाँ पे हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं क्या? यस सर, ठीक है। रिक्वायर्स प्रायर अप्रूवल, रिसीविंग $2 लाख फ्रॉम ओन अकाउंट नहीं, गिफ्ट नहीं, इंपोर्ट ऑफ इक्विपमेंट नहीं, सेटिंग अप द मशीनरी, तो यहाँ पे ये भी नहीं। तो सर इसके अंदर कौन सा आता है? हाँ, गिफ्ट ऑफ 75,000 टू हिज ब्रदर, ये क्या आता है बेटा यहाँ पे? ये सर यहाँ पे आता है, मतलब यहाँ पे आपको अप्रूवल लेना पड़ता है। सीधी सी बात है, क्या लेना पड़ता है? अप्रूवल, क्योंकि गिफ्ट की एक लिमिट है बेटा, उस लिमिट को एक्सीड कर रहे हैं। सही मायने में मैं आपको एक बात बताऊं, ये आपके सिलेबस का क्वेश्चन नहीं है, आपके सिलेबस के अंदर गिफ्ट की लिमिट नहीं दे के रखी है। पर अगर आपको पता होगा तो मैंने आपको रेगुलर क्लास के अंदर बताया था कि गिफ्ट की लिमिट होती थी $10,000 तक की, तो उस डॉलर के ऊपर अगर आपने, पर आजकल तो LRS के अंदर कवर्ड होता है, और क्योंकि LRS के अंदर कवर्ड है तो वैसे अप्रूवल नहीं लगता, बट गिफ्ट की अगर मैं स्पेसिफिक पुराने लॉ के हिसाब से लिमिट देखूं तो वो एक्सीड कर रही है, इसलिए इन्होंने अप्रूवल लिया है। तो वैसे तो चारों में नहीं लगता, बट ठीक है, गिफ्ट के अंदर अप्रूवल लग जाएगा क्योंकि पुराने लिमिट को एक्सक्लूड कर रहा है। चिंता मत करो, आपके पेपर में नहीं आएगा ऐसा। अब मिस्टर कुमार वाइफ रेमिटेंस ऑफ US 40,000 फॉर हर पेरेंट्स मेडिकल ट्रीटमेंट इन इंडिया, is medical treatment in India is a capital account transaction, is a current account transaction। current account के तो डेफिनेशन में मेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में बात की है। For raising the foreign currency loans for the global ventures, which regulatory framework would apply? तो कौन सा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क अप्लाई होगा? तो लोन के लिए RBI और सेंट्रल गवर्नमेंट रेगुलेशन दोनों अप्लाई होते हैं। तो देखो यहाँ पे RBI सेंट्रल गवर्नमेंट बोथ यहाँ पे अप्लाई होने वाले है, ठीक है। चलिए आ जाओ, केस सिनेरियो 33 के ऊपर सारे लोग आ जाएंगे। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, केस सिनेरियो 33 क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। देखो, Neha Sharma, an Indian citizen and successful fashion designer in Paris for the past 8 years, decided to expand her business to India. In January 24, she incorporated GDPL in Mumbai. Her business plan includes setting up the design studio in Mumbai, importing luxury fabrics from France, establishing an online retail platform, collaborating with the European fashion houses. Initial transaction in February 24 included receive euros 5 lakh from a French business, purchase commercial property in Mumbai for studio, hire of French designers as a consultant, opening of foreign currency account in Mumbai branch of an international bank. The company plans to participate in international fashion show and accept advance payments from the foreign buyers. तो अब यहाँ पे आपको MCQ को सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखो क्या, व्हाट वुड बी नेहाज रेसिडेंशियल स्टेटस? सर PRI होने वाली है, यहाँ पे सवाल ही नहीं बनता है, तो इमीडिएटली PRI होने वाली है ये, ठीक है। अगला, GDPL रिसीप्ट ऑफ एडवांस पेमेंट फ्रॉम फॉरेन बायर्स वुड बी क्लासिफाइड एज, आप इसको क्या करोगे? सर कभी भी कोई एडवांस आ रहा है, बिजनेस के लिए आ रहा है, तो वो हमेशा जाने वाला है करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के अंतर्गत। रिगार्डिंग द फॉरेन करेंसी अकाउंट्स ओपन इन मुंबई, जो फॉरेन करेंसी अकाउंट हमने मुंबई में ओपन किया है बेटा, तो क्या ऐसा हो सकता है क्या? कैन होल्ड अनलिमिटेड, मस्ट कन्वर्ट ऑल रिसीट्स, कैन मेंटेन बैलेंस एज पर फेमा रेगुलेशन। तो इसका आंसर क्या होने वाला है सर? इसका आंसर यहाँ पे C रहने वाला है, ठीक है। ओके, अब केस सिनेरियो 34 के ऊपर सारे के सारे लोग आ जाएंगे। देखो, केस सिनेरियो 34 क्या कह रहा है? TechFront Solutions, a Hyderabad startup founded by Mrs. Priya Reddy, specializes in the blockchain technology and artificial intelligence solution. After operating successfully for 5 years and achieving turnover of 500 crore in financial year 22-23, company initiated international expansion in December 23. Mrs. Reddy, holding a PhD computer science from MIT, have worked with leading tech companies in Silicon Valley for a decade, returned to India in 2018 to establish TechFront Solutions. Company has grown from the team of 5 to 500 employees with expertise in the blockchain, AI, emerging technologies. In pursuit of global expansion, TechFront Solutions have taken several strategic initiatives. Establish research center in Estonia focusing on quantum computing and blockchain integration. Launch cryptocurrency consulting services for institutional clients navigating complex regulatory frameworks. Acquired 15% stake in Singapore-based Quantum Technologies Limited for $5 million. Created wholly owned subsidiary in Dubai for Middle East operation.
The company's current structure includes Indian parent company Techfront Solution headquartered in Hyderabad, wholly owned foreign subsidiary managing by Middle East and North African operation wholly owned है. Research collaboration with three prominent Estonian university, annual funding of euros 1 million यानी कि 10 लाख. Investment strategy partnership with quantum technologies in Singapore, including technology transfer agreement. Company's expansion plans for 24 include. Yes, company's extension plans for 2024 include setting up development center in Abu Dhabi, expanding research partnership to other European universities, launching global blockchain certification program, developing a cross-border payment solution for using blockchain technology. अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अब यहाँ पे आपको एमसीक्यूज को सॉल्व करना है. इसको मार्क करके रख दो. बहुत अच्छा, मतलब बहुत ही बढ़िया इन्होंने एमसीक्यू प्रिपेयर किया है. ठीक है ना. चलिए सर आ जाएंगे. अब सारे के सारे लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ पे. अब देखो क्या. For research collaboration with Estonian universities, only RBI approval is needed. Only government approval is needed. Both RBI and government approval is needed. No RBI approval needed if within LRS limit. Okay, ये एकदम सही आंसर है इसका. अगला, Singapore investment would be classified as automatic route investment, current account transaction, portfolio investment, restricted sector investment. तो भाई साहब ये तो एक अलग ही कुछ तो भी दे के रखा है. सिंगापुर इन्वेस्टमेंट वुड बी क्लासिफाइड एज, इन्होंने ऑटोमेटिक रूट इन्वेस्टमेंट. अब देखते हैं इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि कहीं भी अपने मॉड्यूल में ऑटोमेटिक रूट इन्वेस्टमेंट ऐसा कोई रेफरेंस नहीं दे के रखा है. ठीक है, देखो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन कंपनीज लाइक 15% स्टेक इन क्वांटम टेक्नोलॉजीज इन सिंगापुर इज टिपिकली कवर्ड अंडर द ऑटोमेटिक रूट फॉर द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट provided sector is not subject to restriction. Since there is no mention of any restriction या regulatory framework, it falls under automatic route. अच्छा, इनका क्या कहना है ऑटोमेटिक रूट के अंदर कि क्योंकि कोई रिस्ट्रिक्शन, हमने पूरे फेमा में कोई आपने रिस्ट्रिक्शन पढ़ेगा इसके लिए नहीं पढ़े सर, तो नहीं पढ़े, इसलिए हम इसको बोलते हैं ऑटोमेटिक रूट इन्वेस्टमेंट. मतलब पूछने की जरूरत नहीं है, सीधा आप इन्वेस्ट कर दो. मतलब इनका कहना है कि हम बुक वुक में ये सब चीजें नहीं डालेंगे, ये आप अज्यूम कर लेना कि हम आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे, प्रोहिबिट नहीं कर रहे, रोक नहीं रहे, तो आपका ऑटोमेटिक रूट आ चुका है. फॉर रिपैट्रिएटिंग प्रॉफिट्स फ्रॉम दुबई सब्सिडरी, तो यहाँ पे स्पेशल परमिशन लगेगा, 3 साल का वेट करना पड़ेगा. फ्रीली रिपैट्रिएट कर सकते हैं बैंकिंग चैनल से, या मस्ट री इन्वेस्ट इन इंडिया इमीडिएटली. सर यहाँ पे फ्रीली रिपैट्रिएट कर सकते हैं. देखो इंडिया से ले जाना है तो अलग रिस्ट्रिक्शन है, डिविडेंड बैलेंसिंग वगैरह. बाकी एज सच इंडिया के अंदर लाना है तो आओ ना भाई, लाओ ना, जितना पैसा ला सकते सब लेके आओ. ठीक है, ओके. अब केस सिनेरियो 35 के ऊपर चलेंगे. ये हमारा आखिरी केस सिनेरियो होने वाला है बेटा. आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आपको सीए इंटरमीडिएट का लॉ और ऑडिट दोनों सब्जेक्ट पढ़ाता हूं. जो मेरा सीए इंटर का लॉ है बेटा, ये अवेलेबल है ultimateca.com के ऊपर, जिसमें आप ultimateca.com के ऊपर जाएंगे और आप सीए इंटरमीडिएट न्यू सिलेबस में जाते हैं तो आप यहाँ पे कॉम्बो कोर्सेज परचेज कर सकते हैं, ग्रुप 1 बोथ ग्रुप के. सिर्फ आपको सिर्फ लॉ चाहिए तो आप सिर्फ लॉ का रेगुलर कोर्स, सिर्फ लॉ का फास्ट ट्रैक कोर्स चाहिए तो आप सिर्फ लॉ का फास्ट ट्रैक कोर्स भी डेफिनेटली बाय कर सकते हैं. क्या? बिल्कुल बिल्कुल, ultimateca.com के ऊपर जाकर. इसके अलावा मैं आपको एक और बात बता दूं कि अगर आपको मुझसे ऑडिट पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं igsir.in के ऊपर. आपको आना होगा. जैसे ही आप igsir.in के ऊपर आएंगे तो यहाँ पे आपको सीए इंटरमीडिएट की ऑडिट बैच यहाँ पे आपको नजर आ रही होंगी. आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे सारी डिटेल्स पूरी दी गई है, वैलिडिटी और सब कुछ चीजों के बारे में यहाँ पे बताया गया है. रेगुलर बैच ही अवेलेबल है ऑडिट की. ऑडिट की फास्ट ट्रैक बैच अवेलेबल नहीं है. लगभग 140 आवर्स के अंदर हमारी पूरी रेगुलर बैच है, जिसको आप बढ़िया से इजीली मस्त से टाइम बाउंड मैनर में कंप्लीट कर सकते हैं. ठीक है, ओके. अब हम लोग बात करेंगे हमारे आखिरी एमसीक्यू के बारे में. सर, अमित, एन इंडियन रेसिडेंट ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 21-22 डिसाइडेड टू परस्यू हायर स्टडीज इन बायोटेक्नोलॉजी. क्या कह रहा है बोलो? बायोटेक्नोलॉजी इन स्विट्जरलैंड. On 15 July 22, he left India to begin 2-year academic program. The determination of Amit's residential status for financial year 22-23 and 23-24 is crucial to understand the obligation and entitlement of the foreign exchange transaction.
In the terms of financial requirement, Amit needs $25,000 annually to cover his tuition fees. Additionally, he requires $30,000 annually for incidental expenses, living cost of studying abroad. His total annual requirements is $55,000, making it imperative to assess provisions of FEMA. तो आपको यहाँ पे रेसिडेंशियल स्टेटस देखना है। तो आप सभी लोग जानते हो बेटा कि आरबीआई के तरफ से यहाँ पे क्या आया है, क्लैरिफिकेशन आया है कि कोई व्यक्ति अगर बाहर पढ़ाई के लिए जाता है तो उसको नॉन रेसिडेंट अपन लोग बोलते हैं क्या? यस सर। तो अमित यहाँ पे क्या होने वाला है? नॉन रेसिडेंट। अमित का रेसिडेंशियल स्टेटस 23-24 के अंदर क्या होने वाला है सर? नॉन रेसिडेंशियल ही होने वाला है यहाँ पे। इसके अलावा सपोज अमित वांट्स मोर मनी ऑफ लिविंग अब्रॉड, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट जो आप एलआरएस के अंदर ले सकते हो? तो एलआरएस के अंदर मैक्सिमम और 1,95,000 आप यहाँ पे ले सकते हो। कैसे 1,95,000 निकाला बेटा? देखो $2.5 लाख की लिमिट है, उसमें से अमित कितना खा गया? अमित 25,000, 55,000 ऑलरेडी 55,000 खा गया, तो बचा कितना? 1,95,000 यहाँ पे बचता है, जो यहाँ पे अपना आंसर होने वाला है। दैट इज बी आंसर। गॉट इट एवरीवन? क्या आपको ये पूरी बातें समझ में आ गई है क्या? जल्दी जल्दी बताइए मुझे, क्या आपको ये पूरी बातें समझ में आ गई है क्या? यस सर। ओके बेटा, तो यहाँ पे होता है अपना बढ़िया से सारी चीजें समाप्त। एक और आपको आप लोगों के लिए जबरदस्त चीजें बता दूं कि सारे फ्री रिविजन, राइटिंग प्रैक्टिस के सेशंस और एमसीक्यू सेशन, लाइव टेस्ट, ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है यूट्यूब पे। आपको जाना है igsir.in के ऊपर, इसमें देखो फ्री रिसोर्सेज का टैब है, फ्री रिसोर्सेज के ऊपर क्लिक कीजिए। इसके बाद आप आ जाएंगे यहाँ पे, देखो सीए इंटर लॉ में आ जाना। जैसे ही आप सीए इंटर लॉ में आएंगे, यहाँ पे पूरे रिविजन सेशंस, क्वेश्चन एंड आंसर सेशन, राइटिंग प्रैक्टिस, आरटीपी सेशन, एमटीपी सेशन, सब कुछ आपको मिल जाएगा यहाँ पे एक जगह पर। ये बहुत ही कमाल की लिंक मैंने आप लोगों के लिए बना के रखा हूं। तो igsir.in ये साइट है, उसमें फ्री रिसोर्सेज में जाके सीए इंटर वाले टैब में चले जाना, सब कुछ आपको एक जगह पर बढ़िया से मिल जाएगा। ठीक है ना? तो डेफिनेटली एक बार देखिएगा, मजा आ जाएगा आप सभी लोगों को। टिल देन थैंक यू सो मच वंस अगेन, बाय बाय, टेक केयर। चैनल के ऊपर अगर आप नए हैं तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा यार, और वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा। प्लीज अपने दोस्तों के साथ जरूर से इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ये सारी की सारी केस स्टडीज बेटा आईसीआई के द्वारा आई है, और पूरे इंडिया में सबसे पहले मैंने इस केस स्टडीज का वीडियो आप तक पहुंचा दिया हो, ताकि आप क्विकली फटाफट पूरे केस स्टडीज को गो थ्रू करें। अगर आप 2x पे भी पूरे केस स्टडीज को देखते हैं तो मैक्सिमम 1.5 से 2 घंटे के अंदर, 1.5 आवर्स के अंदर आपकी पूरी केस स्टडीज कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है ना? तो एकदम बढ़िया से मैंने यहाँ पे सारी चीजें आपके लिए पेश कर दिया हो। डेफिनेटली इसे एक्नॉलेज कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और लाइक कीजिएगा वीडियो को। थैंक यू सो मच वंस अगेन, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।